हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए ठीक है। आज हमें पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में पढ़ रही हूँ मैं। आपको क्या करती हूँ, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स देती हूँ आपको। ठीक है, तो अब देखो रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसके मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ। इसमें बेसिकली क्या है कि मैं इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगी, सीधी सी बात। मैं शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ, मैं फॉर्मूला कराऊंगी। और एक सबसे बेसिक जो बच्चे स्किप कर देते हैं, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो होता है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जिस पे बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वो डायरेक्टली मैं इसमें कि जो एनसीईआरटी के कुछ मेन टॉपिक्स है, मेन जो आपका स्लिट्स है, नोट्स वगैरह है, उसको मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है। जो लाइन मेन पॉइंट मेन लाइन है उसको शॉर्ट नोट्स बनाया है, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल्स तो बहुत बच्चे सारे कर ही लेते हो आप, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेजेस लेके और बहुत सारी अलग अलग तरीके की बुक्स लेके। बहुत जैसे कि नीट वाले बच्चे भी डीसी पांडे, ये एचसी वर्मा बनाने लगते हैं और डीसी पांडे वगैरह बुक लेके आप बना ही लेते हो। बट उसके चक्कर में क्या करते हो कि पूरे साल आप नोट्स बना, ये न्यूमेरिकल्स बनाने लगते हो और वो सोचते हो कि बस फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ही आता है, जो गलत मिथ है। हमारे दिमाग में ना ये मिथ भरा हुआ है। हमारा बेसिकली ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा बच्चों का फिजिक्स ख़राब हो जाता है और बोलते हैं कि मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं है, जबकि उनका फिजिक्स बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो, इसका मतलब आपको पूरा उससे रिलेटेड चीज़ पता है। तो अब देखो, उसी के लिए आप बस नोट्स पे मेरे ये बस नोट्स पढ़ लोगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखो, सबसे पहले है इसके कुछ नोट्स। एनसीईआरटी के लाइन दी हुई है, मैं एनसीईआरटी की लाइन ही आपको बता रही हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलोंग टू द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के रीजन पे जो हमारे स्पेक्ट्रम का लाइन है, जो विजुअल रीजन के अंदर जो बिलोंग करता है, वो होता है अबाउट 400 नैनोमीटर से लेकर 450 नैनोमीटर तक। ठीक है, अब देखो टू फीचर ऑफ लाइट। लाइट की दो फीचर्स है कि आप कैसे पता कर सकते हो कि ये लाइट है या नहीं। पहला, इट ट्रैवल विथ इनॉर्मस स्पीड, मतलब होती है कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी। पहली तो सबसे बड़ी बात होगी कि चलो भाई ये होगी सबसे फास्ट स्पीड में चलेंगे। दूसरा, इट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, कि हमेशा एक लाइन, यहाँ पे आपको लाइन बोला जा रहा है, मीन्स रे ऑफ लाइट। यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं स्ट्रेट लाइन, देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बोला जा रहा है, तो मतलब आप तो इतने सारे लाइट्स ले लोगे। लाइट बंच ऑफ लाइट्स नहीं लेते। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम एक, जैसे एटम पढ़ते हो, न्यूक्लियस पढ़ते हो, तो उसका एक पॉइंट पढ़ते हैं, एक लाइन, एक बस एक न्यूक्लियस, मतलब और किसी एक सेल पढ़ते हैं, वैसे ही एक एटम पढ़ते हैं इसका। ठीक है, तो वो एक इसका जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर एक स्लिट्स ऑफ लाइट लेते हैं, जिससे हम पता करते हैं, देखते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में चलता है या नहीं। ठीक है, हाँ। अब देखो, और उसकी स्पीड ऑफ लाइट है जो होती है अप्रॉक्स 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारी होती है इसकी स्पीड, जिसको हम अप्रॉक्स आप मान के लेके भी चल सकते हो 3, जैसे बहुत सारे में लेते हैं इसको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं। बट ये होता नहीं है ऐसे। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्शन में अगर ये दोनों दिया, बेसिकली नहीं दिया जाता, लेकिन इनकेस मान लेते कि चलो दे दिया, तो आप 3 पॉइंट को नहीं 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगाओगे। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है नोट्स। ये नोट पे ध्यान रखो कि वैक्यूम जो हमारी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट होती है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, वैक्यूम में। वैक्यूम स्पेस जो होगी, जहाँ पे कोई आपका क्या होते हैं, कोई मतलब वैक्यूम स्पेस है जिसमें से थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आती है, तो उसमें लाइट की स्पीड सबसे फास्ट होती है। ठीक है, एजम्पशन ऑफ प्रिकॉशन यहाँ पे इसको कैसे माना गया है, तो ये एजम्पशन लिया हुआ है, ये क्या है, प्री कंजम्पशन लिया हुआ है कि न्यूटन्स का। न्यूटन्स बेसिकली हमें इसमें न्यूटन्स बाबा हर जगह घुस जाते हैं। ये एक न्यूटन्स और एक आइंस्टीन, ये दोनों है ना साइंस फिजिक्स के हर चीज़ में घुस जाते हैं। उनकी जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी लॉ वगैरह हैं, वो हर जगह इनके लिए घुस जाते हैं। देखो, लाइट एनर्जी इज़ कंसनट्रेटेड इन टीनी पार्टिकल। बोला जा रहा है कि लाइट की एनर्जी है, जो अभी मैंने बताया कि हमें जो करना है, हम किसी भी चीज़ को लेते हैं तो एक सेल, मतलब बायो में पढ़ते हैं तो एक सेल का लेते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो एक एटम्स का लेते हैं, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग तोड़ दो, मैटर नहीं है। लेकिन सबसे छोटे बात, सबसे बेसिकली किसी चीज़ को पढ़ना है तो आप उसको सबसे डीपली, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आप ध्यान से पढ़ोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि उसके बारे में क्या पढ़ना है। तो वैसा ही एक जो हमारा क्या कहते हैं, लाइट का एनर्जी है, लाइट एनर्जी है जो कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेटेड होती है। एक टीनी पार्टिकल, छोटी सी पार्टिकल, उसको बोलते हैं कार्पसल। ठीक है, उसको कार्पस्कल्स बोलते हैं, याद रखिए। फर्दर एजम्पशन, दूसरा एजम्पशन है, ये सारे एजम्पशन है, ये सब क्या बोलते हैं आपको, ये पूरा का पूरा वैलिड नहीं है, ये सारे हमें एजम्पशन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ एजम्पशन में और कौन सा रियलिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, मान के चला हुआ है। ठीक है,
पहले साइंटिस्ट लोग सब कुछ मान के चलते थे, उसके बाद वो एक मतलब एज्यूम कर लेते थे, उसके बाद उस अपने एज्यूमशन को ट्रू मतलब सत्य बनाने में पूरे के पूरे दिन भिड़ जाते थे, पूरे दिन रात लगा देते थे। ठीक है, चलिए फर्दर एज्यूम डैट, बाद में उसको एज्यूम किया डैट कि कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट वेयर मासलेस इलास्टिक पार्टिकल। अब उसको बोला गया कि ये जो कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट है, जो स्मॉलेस्ट टेनी पार्टिकल है, उसमें कोई मासेस नहीं होती है, एक तो इतनी छोटी सी है। अब उसमें भी उन्होंने देखा कि उसको मास लेस मान के चला, क्योंकि मास उसका निकालने जाते हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो उन्होंने मासलेस उसको मान लिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए यहाँ तक मैंने नोट्स बताए हैं, कहाँ से बनाए हैं मैं वो भी आपको पेजेस दिखा देती हूँ, ताकि आप जब नोट्स बनाओ तो आपको ईजी पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट पेजेस हमारी थी इंट्रोडक्शन में से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, जो पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने देखो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि आपको वेवलेंथ का जो वैल्यू है वो बिकॉज आपको एनसीईआरटी में इस चैप्टर्स में दी हुई है, तो अगर आपको दे दे तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब देखो दो जो हमारी थिंग्स है, जो दो चीज़ें थी लाइट के लिए, मतलब बेसिकली फीचर ऑफ लाइट थी, एक तो इनॉर्मस स्पीड और दूसरा लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, वो भी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2.9979245 इंटू 10⁸ तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आप थर्ड रैंक तक 3 डिजिट तक लिख सकते हो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट इनफ है, और उसको अप्रॉक्स करके इन्होंने मान भी लिया है, इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज हाईएस्ट, एनसीईआरटी में दी हुई है, विच इज सस्टेनेबल इन नेचर, जो नेचर में सस्टेनेबल है, ये भी दिया हुआ है। अब देखो अभी बता रहा है कि एक क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था, एक बोल रहा है यहाँ पे देखो हाउ टू रिकॉन्साइल द टू फैक्ट, दो फैक्ट को बोल रहा है रिकॉन्साइल कैसे करते हैं, जैसे कि आपको चैप्टर 8 में जो दिया हुआ, तो आपने चैप्टर 8 पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, चलिए हो गया, यहाँ तक समझ गया। अब देखो आगे देखिए, अब इसमें देखिए पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट के पार्टिकल मॉडल्स में कुछ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रिज्यूम दैट लाइट एनर्जी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन टीनी पार्टिकल कॉल्ड कार्पस्कल्स, इसको कार्पस्कल्स बोलते हैं, जो भी बोल सकते हो आप, कार्पस्कल्स भी बोल सकते हो, कार्पसल्स भी बोल सकते हो। चलिए अब उसके बाद कार्पसल्स ऑफ लाइट इज मासलेस इलास्टिक है, इसको एज्यूम किया गया कि कार्पस्कल्स ऑफ लाइट वो मासलेस होती है। अब उसके बाद क्या है, व्हेन दिस इज इलास्टिक कोलिजन, इसको ये जो होती है इसलिए इसको मासलेस बोला जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो क्यों बोला गया न्यूटन्स का फॉलो करता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि ये न्यूटन्स को बीच में घुसा दिया, बिकॉज देखो यहाँ पे कोलिजन आ गई, बेसिकली कोलिजन आ गई मीन्स क्या बोला जा रहा है यहाँ पे आपको मैकेनिज्म का बात बता रहा है, मैकेनिज्म का बात बता रहा है, मीन्स आपको पूरा का पूरा फोर्स वगैरह बता रही है, वर्क एनर्जी बता रही है, एनर्जी वगैरह बता रही है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा न्यूटन के बारे में, इसीलिए यहाँ पे बोला गया था, मैंने बताया था कि यहाँ पे न्यूटन बाबा भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए समझ आ गया। चलिए ये ऐसे है कुछ, यहाँ पे देखो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी क्या है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन के फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए देखो न्यूटन्स पोस्टुलेट दैट स्पीड ऑफ कॉर्पस्कल्स आर ग्रेटर इन वाटर और ग्लास देन एयर। इन्होंने न्यूटन ने किया था कि देखो पहले उन्होंने क्या किया था कि न्यूटन्स का पोस्टुलेट मतलब इन्हें कि आपको रिफ्रैक्शन जो अभी हम लोग स्टार्ट किए, बट जैसे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे आपको कुछ पता होगा कि रिफ्रैक्शन के केसेस में क्या आते हैं, हम मीडियम्स रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उसका क्या कहते हैं म्यून्स जो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह जो होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस चेंजेस होती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में आर जो बोल रही हूँ तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होती है, तो वहाँ की बात हो रही है। तो उस केस में क्या लेते हैं कि ये न्यूटन्स के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग माना गया था कि क्या बोलते हैं आपका स्पीड जो होती है हमारी वो पानी में और ग्लास में, जैसे कि कोई भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि पानी और ग्लास में जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में आपका स्पीड पानी में और ग्लास में ज़्यादा होगी, लेकिन लेटर ऑन इसको बाद में इट वाज डिस्कवर्ड दैट, इसको डिस्कवर किया गया डैट स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड होती है उज लेस इन वाटर और ग्लास देन एयर। बाद में फिर उनको बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनको करा, क्योंकि साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि
एक तो करते हैं, बट वो उनका जब तक किसी दूसरे का नहीं आता तब तक पहले वाले को मान के चले जाते हैं, लेकिन जब पहला वाला उसको पूरा तरीके से पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, तो जब वो उनसे बेटर चीज़ लेके आ जाते हैं तो क्या करते हैं, उनका फर्स्ट वाले का जो अगर गलत होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो सेकेंड वाला अगर कर दिया, पहले न्यूटन्स के अकॉर्डिंग था कि पानी में और ग्लासेस वगैरह में बेसिकली ये है डेंस, मतलब सरफेस में डेंस मीडियम में क्या थी, ये स्पीड है जो ज़्यादा थी विथ रिस्पेक्ट टू लाइटर मीडियम, लाइटर मीन्स एयर में। लेकिन अब उसको बाद में जब रिफ्रैक्शन पूरी तरह से पढ़ी गई तो उसके बाद देखा गया कि नहीं, डेंस मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंस की ज़्यादा होती है। इसके लिए क्या होता है, हमारा आपको पता है म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, म्यू होता है वेलोसिटी हमारी म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी तो उसका म्यू क्या होगा, हमारा कम होगा, और जिसकी म्यू ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वैसा ही इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए समझ आ गया, एक दूसरे का इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे का अल्टरनेट। अब देखो हो गया, इसी में यही है, बस यहाँ तक ये वाली पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट थी। अब उसके बाद है इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो न्यूटन का एक्सपेरिमेंटर था वाज ग्रेटर देन, बोला जा रहा है कि न्यूटन्स, ये जो हमारी बेसिकली है कि जो हमने वहाँ तक ऑप्टिक्स पढ़ने आए तो वहाँ पे हमने देखा कि न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज़ वो ज़्यादा अच्छा निकला देन द उसके थियोरीज, उनकी थियोरीज ज़्यादा लागू नहीं हो पाई यहाँ पे। जो थियोरीज न्यूटन्स की दी गई थी वो थियोरीज वगैरह यहाँ पे उतनी लागू नहीं हुई, उनकी जो एक्सपेरिमेंट वगैरह थी तो वो तो लागू हो गया, लेकिन थियोरीज उतनी उस पर ज़्यादा थियोरी पे वैल्यू नहीं किया गया। ठीक है, चलिए ही हिमसेल्फ ऑब्जर्व डैट, उन्होंने खुद से ऑब्जर्व किया, हिमसेल्फ मीन्स न्यूटन ने ऑब्जर्व किया मेनी फेनोमेना, बहुत सारे फेनोमेना को ऑब्जर्व किया, विच वेयर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट। बोल रहा है कि न्यूटन्स ने बहुत सारे खुद से ऑब्जर्व किया कि जो जैसे करते थे तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी, उन्हें समझ आ गया कि लाइट का नेचर, अब इन लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, तो उस पर बहुत सारा उनको खुद ब खुद प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये तो लाइट वाली नेचर नहीं है, या फिर ये वेव वाली नेचर नहीं है, पार्टिकल की नेचर नहीं है, या फिर लाइट की पार्टिकल वाली नेचर नहीं है, उन पर प्रॉब्लम होने लगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए द कलर ऑब्जॉर्व ड्यू टू थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर, जो बोला जा रहा है कि एक कलर ऑब्जॉर्व हुई कि थिन फिल्म, पतली सी फिल्म स्लिप बनी ऑयल की ऑन वाटर, पानी में जो ये हो जाता है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे पानी के ऊपर अगर आपका तेल लग जाए, कोई भी ऑयल आ जाए तो उसके ऊपर ना कोई लाइट पड़ती है ना तो उसमें कलर दिखने लगते हैं, मल्टी कलर टाइप, रेनबो टाइप दिखने लगते हैं, जैसे कि आपको लगेगा ना कि यहाँ पे बल्ब लगी हुई है मल्टी कलर वाली, तो वही ये कलर ऑब्जॉर्व होता है। तो उन्होंने ऑब्जॉर्व किया कि ये तो ऐसा नहीं है, मतलब उनको ये उनके पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग नहीं था, ये उसके अलग उसका प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर पाया। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज येट अनदर सच एग्जाम्पल। अब बोल रहा है पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, एवरीवन हु हैज लुक्ड into the water in a pond see image of face in it। अब बोल रहा है कि सभी लोग हम लोग जब देखते हैं अपने आप को एक किसी भी नदी या तालाब में, तो हम देखते हैं हमारा इमेज उसमें दिखता है, बट ऑल्सो सी द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, लेकिन हम अपने चेहरा भी देखते हैं, उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, पॉन्ड भी दिखता है। मीन्स हम ऐसा नहीं है कि हमारे मिरर जैसा नहीं है कि अगर हमने मिरर में क्या देखते हैं, हमारा जहाँ तक चेहरा देखते हो, आप मिरर में क्या देखते हो कि जहाँ तक आपका चेहरा देखते हो वहाँ तक तो आपका पूरा फेस कवर हो, मिरर में उतना स्पेस तो बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जितना स्पेस पे अपना फेस दिखोगे वो एग्जैक्टली उतने पे आपका नीचे का उसका डेप्थ भी दिखता रहता है पॉन्ड का, तो वही बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए न्यूटन्स ने आर्ग्यू दैट some of the particle of corpuscles which fall in water and get reflect and some are get transmitted। बोला न्यूटन ने आर्ग्यू किया कि कुछ कॉर्पसल से जो क्या होता है कि आपका वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ जो है कुछ हमारा जो रिफ्लेक्ट कर जाता है जिसकी वजह से हमें अपना चेहरा देखने मिलता है, और कुछ ट्रांसमिट कर जाती है जिसकी वजह से वो हमें रिफ्लेक्ट नहीं करती, अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, जिसकी वजह से आपको वहाँ का रियल स्पेस दिखता है। ठीक है, बट व्हाट प्रॉपर्टीज कुड डिस्टिंग्विश दिस टू काइंड ऑफ कॉर्पसल, लेकिन आप किस प्रॉपर्टीज़ के आधार पे इस दोनों कॉर्पसल्स को बताएंगे, ये पूछा जा रहा है। न्यूटन्स हैड टू पोस्टुलेट सम काइंड्स ऑफ अनप्रिडिक्टेबल। अब बोल रहा न्यूटन का जो था वो उतना प्रिडिक्टेबल नहीं था, उस टाइम लोग उतने प्रिडिक्ट नहीं किया, चांस ऑफ फेनोमेना, ये जस्ट फेनोमेना जैसा एक चांसेस था। ठीक है, ही डिसाइडेड वेदर एन इंडिविजुअल कॉर्पसल वुड बी रिफ्लेक्टेड और नॉट। ठीक है, in explaining the phenomena, however, the corpuscles were presumed to behave
एज इफ दे वेर आइडेंटिकल, दे सच ए डायलेमा डज नॉट कैपिटल, ये सब उतना है नहीं इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, मैं वही पढ़ूंगी जो थोड़ा मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सारे चैप्टर्स पढ़ने पढ़ो बैठो तो पूरा चैप्टर निकल जाएगा, बट हमारा कुछ नहीं होने का। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए सो आगे हमें नेक्स्ट पढ़ना क्या है, साइन कन्वेंशन। देखो यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है, तो इसको एनसीईआरटी में आपको जो दी हुई है मैंने उसको शॉर्ट ट्रिक में मीन्स ईजी वे में बता दिया है। सो आप देख लो, आपको इसमें समझ आ जाएगा। देखिए चलिए ठीक है, सो देखो अब हम पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, जैसे कि देखो हमें आगे पढ़ना था साइन कन्वेंशन। देखिए यहाँ पे है साइन कन्वेंशन। तो मैंने क्या किया है कि आपको इसके जैसे कि इसमें जितने नोट इंपॉर्टेंट नोट्स है, टॉपिक है, वो मैंने एक बना के दिखाया। सो आप इसमें देखो, सबसे पहले देखो क्या है साइन कन्वेंशन में। एक लाइन जो हमारी है वो प्रिंसिपल एक्सिस ये मिरर हो गई हमारी, मिरर हो ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे मिरर पर इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है कि ये फोकस हो गई, ये हमारी फोकस हो, ये हमारी सी मतलब सेंटर अब हो गया। अब ये है ये मिरर डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट। अब देखो इसमें साइन कन्वेंशन हम कैसे लेते हैं, ये सारा मैंने नीचे लिख दिया है, मैंने आपको बोला है बट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एफ स्टैंड फॉर फोकस, पी स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो मैंने पी लिखा है पी स्टैंड फॉर पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी एफ देखो कहाँ है, पी एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, ये फोकस है बट फोकल लेंथ और फोकस में डिफरेंस होता है। लेंथ मतलब हो गया वहाँ से वहाँ का डिस्टेंस, लेकिन फोकस का मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट, जैसे बोलते हैं ना कि फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन डैट, मीन्स क्या कहने का मतलब हो रहा है, आपको पूरा का पूरा हर चीज़ पे छोड़ छाड़ के एक मैंने मान लो कि ऐसे बना दिया मैंने, तो आपको इस पूरे बुक में आपको बस ये रेड वाली डॉट्स जो आई होप आपको दिख रही होंगी, देखो ठीक है, नहीं दिख रही है, एक मिनट बस देखो, ये वाली डॉट मैंने आपको एक एग्जैक्ट ये डॉट बनाई, ये दिख रही है, हाँ, तो मैंने ये डॉट बना दी। जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं तो उस मेडिटेशन में क्या होता है ना कि जैसे कि आपको पूरा कंसंट्रेशन करने के लिए एक डॉट्स बनाई जाती है, उस डॉट्स पे ही बोला जाता है ध्यान से देखो, तो उससे क्या होता है ना कि हमारी फुल फोकस लेंथ पूरा का पूरा फोकस हमारा उसी पे जाता है ना, जिससे हमारा माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाता है कि और उसके चारों तरफ हमें कुछ नहीं दिखता है, बस हमें वही दिखता है। जैसे अर्जुन जो उन्होंने अर्जुन को बोला गया था कि वो जो थी हमारी मछली की आंख वाली जो कहानी थी ना, द्रोणाचार्य ने कराया था कि उसको मछली की आंख में देखो, तो सबसे पूछा गया था कि आपको क्या दिख रहा है, तो सबने बोला कुछ और, बट अर्जुन ने बोला कि मुझे मछली की आंख दिख रही है। तो वैसे ही है कि उसने अर्जुन ने बस फोकस किया मछली की आंख पे, तो वैसे ही है आपको ये फोकस होगी। अब अगर ये फोकस है बट पी एंड एफ इज फोकल लेंथ, जो हमारा पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और सीपी, हाँ ये सीपी या पीसी जो कर लो, पोल से जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो स्पेस होता है, लेंथ होता है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए सो अब देखो, अब हम इसमें साइन कन्वेंशन का मतलब हम साइन कैसे लेते हैं। ठीक है, जो भी है अपवर्ड राइट, जो भी आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड होती हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अब अपवर्ड जो भी होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और उसके जो डाउनवर्ड होते हैं डाउनवर्ड उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, अब देखिए, अब है डिस्टेंस अलोंग। अब ये होगी जो आप डिस्टेंस उसके साथ साथ, जैसे कि आपका इंसिडेंट रे, जैसे इंसिडेंट रे कैसे पड़ेगी, हम अगर आप किसी भी चीज़ का करोगे, जैसे ये हमारी मिरर है तो इस मिरर के साथ आपकी इंसिडेंट रे तो ऐसे ही जाएंगी ना, हाँ दिख रही है ना आपको, इंसिडेंट रे ऐसे ही जाएंगी। तो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में आपको जाता है तो उस डायरेक्शन में अगर आपका कोई भी डायरेक्ट पोजीशन लेना है, मैं दूसरे कलर से आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए ये हो गई, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे लिख लीजिए, इंसिडेंट रेज। ठीक है, तो इंसिडेंट रेज के अलोंग मतलब उसके साथ वाली जो आपको डिस्टेंस होंगी तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पॉजिटिव, और उसके अपोजिट जैसे कि और उसके जस्ट अपोजिट में लोगे तो वो होती है हमारी नेगेटिव। ठीक है, यही साइन कन्वेंशन है। ठीक है, चलिए साइन कन्वेंशन समझ आ गया आपको। चलिए देखो, इसको मैंने लिख भी दिया है, अगर आपको समझ ना आए तो आप देख भी सकते हो। देखो क्या लिखा मैंने, डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम है और एज द इंसिडेंट लाइट, जैसे इंसिडेंट लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस को मेजर करते हो तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन
टेक इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले तो मतलब जैसे इंसिडेंट रे जा रही है उसी के डायरेक्शन में अगर आप मेजर करते हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर उसके अपोजिट मेजर करते हो तो उसको हम नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया? चलिए अब देखिए, अब हमें पढ़ना क्या है, फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का बेसिकली हमें फोकल लेंथ देखना है, ठीक है। तो इसका देखो कैसे कैसे, बस इसमें डायग्राम याद रखो, ठीक है। सो इसको मैंने डायग्राम दिखा रही हूँ मैं। देखो क्या है, सबसे पहले कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आपको पता है ये क्या होता है, जो आउटसाइड मतलब अंदर साइड में गड्ढा हो, बाहर साइड में पेंटेड होता है। मीन्स मैं एकदम लोकल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसकी ये आपको, ये क्या है, ये भी आपको समझ जाएगा। ये फोकस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी सेंटर है कर्वेचर। और उसके बाद क्या है, यहाँ से ये इंसिडेंट लाइट इस पे पड़ती है, और इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये दोनों इंसिडेंट लाइट इस पे पड़ती है, तो फोकस बना इस पे। तो इसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। जो हमें फोकल लेंथ पढ़ना था, तो ये हमारी फोकस हुई, ये फोकल लेंथ हुई। ये हमारी हुई कनकेव मिरर की। एज इट इज सेम बनेगा ये कन्वेक्स में। तो कन्वेक्स में क्या है, ये जो अंदर इनवर्ड में पेंटेड होता है और बाहर साइड आपकी मिरर होती है। तो ये मिरर यहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ी, तो ये हमारी क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, सॉरी डाइवर्ज हो जाती है। यहाँ से डाइवर्ज हुई, और फिर यहाँ से फिर ये डाइवर्ज हुई, और फिर इसका जो फोकस बनेगा, तो जो ये आपका कहाँ से, इन्फिनिटी पे से आ रहा है ये। हाँ, इसका कहने का मतलब है बहुत दूरों से आ रहा है। आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब बहुत दूर से, ठीक है, बहुत दूर से आए हैं, समझ गए, प्यार का नगमा लेके साथ में, ठीक है। देखो ये इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इसकी वजह से फोकस पे बनता है, ये तो पता है आपको। तो ये ऐसे ही एज इट इज सेम आया, तो ये इन्फिनिटी से आया तो फोकस पे बन गया, ठीक है, समझ आया। चलिए अब एक केस है, नोट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये केस है कि इन केस ऑफ कनकेव मिरर के केस में क्या होती है कि द रिफ्लेक्टेड रे विल कन्वर्ज एट फोकस। जो वो रिफ्लेक्टेड रेज होती है हमारी, जो अभी मैंने बताया है कि ये इन्फिनिटी से है, तो वो है जो कन्वर्ज होती है एट फोकस पे कन्वर्ज हुई, ठीक है। चलिए इन कनकेव मिरर पे हो गई, चलिए समझ गया। यहाँ पे पहले ये मिरर और कन्वर्जन याद रखिएगा, ठीक है। ये कन्वर्ज है और ये कनकेव मिरर में कन्वर्ज होती है फोकस पे। हाँ, जैसे कि देख रहे हो आप, यहाँ पे कन्वर्ज हुई। और ये कन्वेक्स मिरर जो होती है, कन्वेक्स मिरर के केस में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है हमारी डाइवर्ज होती है फोकस पे, ठीक है। यहाँ से जो डाइवर्ज पोर्शन हुई वही तो हमारी फोकस बनाती है ना, तो डाइवर्ज होती है फोकस, ठीक है। सो ये दोनों याद रखिएगा, कन्वर्जन डाइवर्जन वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने डिटेल करके आपको पूरा क्लियर करके किया है कि F = R/2 जो होती है हमारी, इसको इसने प्रूव किया है। तो आप बस याद कर लो, हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो हमें उतना डिटेल डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। देखो सीधे F = R/2। अब ऐसे देख भी सकते हो कि हमारा जो रेडियस सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, हमारा सेंटर था, मीन्स वो सेंटर है किसी भी सर्कल का। आप देखो जो आपका मिरर बन रहा है, जो ये मिरर बन रहा है, ये किसी न किसी एक सर्कल का हाफ या जो भी पोर्शन है, वो हाफ कॉर्ड वगैरह जो भी आप बोलो, वो एक सर्कल का है, वो सर्कल का है, तो ये सेंटर है। तो इस सेंटर को आप, इस सेंटर को लेके आप पूरा का पूरा सर्कल बनाओगे, तो इस सर्कल का क्या है, ये हाफ है, तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या हो गई, सर्कल आपकी रेडियस। अब इस रेडियस का भी हाफ है ये, तो ये ऑब्वियसली रेडियस का F/2 होगा, मीन्स R/2 = F होगा, ठीक है, समझ गए। तो वही वाला आपको यहाँ पे क्या दिया है, वही आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिया है। अब देखो, अब हमें पढ़ना है क्या, मिरर इक्वेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मिरर इक्वेशन पे, ठीक है, द मिरर। चलो तो आगे बढ़ो, चलिए द मिरर पढ़ते हैं। सो इसमें है आपको पूरा का पूरा मिरर इक्वेशन करके पूरा डिटेल करके दिया हुआ है। सो चलिए ठीक है। सो द मिरर, अब इसमें पढ़ना है मिरर का फॉर्मूला, लॉज ऑफ मिरर क्या होता है कि नंबर 1 है कि इंसिडेंट रे = होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो पता ही आपको। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन, ये भी आपको पता है। सो वो सब मैंने नहीं लिखा, ठीक है। जो हमें नॉर्मली लिखना है वो क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे होता है इवन। अगर उसमें अगर इवन नंबर हो या ऑड इवन नंबर हो तो उस पर अलग होता है। जैसे कि इवन नंबर हो तो n-1 वेयर n = होता है कि 360/θ, ठीक है। अगर ऑड है तो ऑड में अगर सिमेट्री वाली मिरर हो, इमेज हो गई, या अनसिमेट्री हो, सिमेट्री होगी तो n-1 होगी, अगर अनसिमेट्री होगी तो ये होगी n के इक्वल, ठीक है, समझ गए। मिरर विथ गेट, अब देखो क्या लिखा हुआ है कि मिरर में इफ़ मिरर, अगर हमने मिरर को रोटेट कर दिया
फ्रॉम थीटा, अगर हमने एंगल थीटा से मिरर को रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन क्या होगा, देन रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी हमारी वो रोटेट हो जाएंगी टू थीटा। मीन्स जो हमने मिरर को रोटेट किया थीटा से, तो हमारी क्या, यहाँ पे देखो लिखा हुआ बेस मेन हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी चलती है ना वैसे। तो हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी वो हो जाएगी हमारी टू थीटा के इक्वल। ठीक है, समझ गया। चलिए अब बोल रहा है जैसे कि यहाँ पे देखो अब है कि इंसिडेंट रे रोटेट होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब उसके बाद तो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी हमारी थीटा के इक्वल एंटी क्लॉकवाइज। ये भी याद रखिए कि अगर इंसिडेंट रे हमने मिरर को रोटेट किया क्लॉकवाइज तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे आ गई टू थीटा, लेकिन हमने इंसिडेंट रे को रोटेट किया क्लॉकवाइज तो हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे बन गई, वो चली जाएगी क्लॉक, क्या कहते हैं, ये भी थीटा ही जाएगी लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। वैसे भी समझ सकते हो कि आपका ये देखो यहाँ पे ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे है तो अगर ये ऐसे जा रहा है, हाँ इसको अगर लें तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है क्योंकि इसका एरो ऐसे है, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज, तो ये इधर जाएंगी, तो ये रिफ्लेक्टेड ये किधर जाएगी, ऐसे लगा लो, देख रहे हो। हाँ, यहाँ पे आप राइट हैंड रूल भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे लगाना नहीं चाहिए, बट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। नीचे जा रहा है तो इसका आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, अब इस डायरेक्शन में बनाएंगे तो ये आपके ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाने का मतलब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब देखो, अब बोल रहा है ये पॉइंट है नंबर 1 कर दीजिए, इसको ये 2 कर दीजिए, ये सब याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ देता है। देखिए यही सब है जो आपको डायरेक्ट पूछ देता है और आप न्यूमेरिकल के पीछे भागते हो, जिसकी वजह से आपका ये नहीं समझ आता है। अब देखो, अब है आपका कि व्हाट साइज ऑफ प्लेन। अब बोल रहा है एक क्वेश्चन जैसा फॉर्म दिया है, वैसे कुछ है नहीं, जैसे कि आपको बताया कि व्हाट साइज ऑफ प्लेन मिरर का कौन सा साइज इज रिक्वायर्ड टू शो फुल हाइट ऑफ पर्सन। अगर किसी आदमी को अपना फुल हाइट देखना है, कि कोई बंदा है वो स्मार्ट देखना चाहता है, फुल हाइट देखना चाहता है अपने आप को, तो वो अपने मतलब मिरर को कितने हाइट का रखेगा, मतलब मिरर कितने साइज का रखेगा कि उसको पूरा का पूरा हाइट दिखेगा। तो उसका होता है बेसिकली जितना हाइट उस बंदे का होगा उसी हाइट का उसके हाफ। जैसे कि आप खुद को ले लो कि आपको मिरर, आपको क्या चुनना है कि आपको पूरा शकल दिखे, आपका पूरा ऊपर से लेके टॉप से लेकर बॉटम तक आप दिखो, तो कैसा मिरर चूज़ करोगे, जितना आपका हाइट है उसका जस्ट हाफ। ठीक है, समझ आ गया। चलिए यहाँ तक समझ आ गई, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो अब हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें आपको बता दिया मैंने कि रेडियस फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस का हाफ, ये आपको पता ही है। हाँ, अब पढ़ो कि मिरर इक्वेशन क्या होती है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये पता ही आपको। v इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे हमारा इमेज का वैल्यू डिस्टेंस, और इसके बाद u इज इक्वल टू क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू FU/U-F, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट है। जैसे कि आप शॉर्टकट में याद कर लोगे तो अब क्वेश्चन जल्दी से आपको, नॉर्मली इमेज के आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तो सीधा वैल्यू में पुट कर दोगे। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको जल्दी से याद रखिए। जब भी हम लेंगे कोई भी मिरर फार्मूला हो या लेंस फार्मूला हो, ये इक्वेशन हो या फार्मूला हो, कोई भी, हम हमेशा उसमें साइन कन्वेंशन मस्ट है, कि बिना साइन कन्वेंशन को नहीं लेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन पक्के से लेंगे। ठीक है, अब है मैग्नीफिकेशन लेते हैं, तो मैग्नीफिकेशन बेसिक मैग्नीफिकेशन मीन्स ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन लेते हैं, तो होता है मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये होती है जो फॉर्म, वो बेसिक फॉर्म है, जो -v/u हमारी हो बेसिक फॉर्म है। ठीक है, अब उसमें है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या है विथ साइन कन्वेंशन, हर जगह याद रखिएगा, मैंने बार बार लिख दिया है विथ साइन कन्वेंशन, सो आप बार बार याद रखोगे कि विथ साइन कन्वेंशन, कि साइन कन्वेंशन हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। ये इक्वेशन को मैंने बार बार लिख दिया है, देखिए ध्यान से मैंने बार बार लिख दिया। ठीक है, मैग्नीफिकेशन को ऐसे भी लिख सकते हो f/f - u। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिएगा, f/f - u, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये शॉर्टकट के लिए आपका टाइम को बचाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब है ये हमारी ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन थी। अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन लोगे ml = li/lo। ठीक है, लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, l अगर छोटा हो, बहुत छोटा, तो उसके लिए लेते हैं -du/dv/du, उसको m² भी लिखते हैं। ये सब इक्वेशन मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आपको कुछ ये करनी नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन AI मतलब एरियल मैग्नीफिकेशन होती है, सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन को आप एरियल मैग्नीफिकेशन भी लिख सकते हैं, एरियल मैग्नीफिकेशन।
ठीक है, समझ आ गया। चलिए, सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन को एरियल मैग्नीफिकेशन भी हम लिख सकते हैं। चलिए, समझ आ गया। अब देखो, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आप इसके क्वेश्चन कर लीजिए और इसको एनसीईआरटी में हमें यही दिया हुआ है, बस उसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। चलिए मैं बुक भी दिखा देती हूँ साथ साथ आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ मतलब ये कर रही हूँ। देखिए, यही है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब है मिरर इक्वेशन जो मैंने बताया वही आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लैंग्वेज वाला में से आपको कुछ पूछेगा तो आप डायरेक्ट इंग्लिश, तो आपको बताइए इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो लैंग्वेज बता सकते हो, बस उतना नहीं है कुछ भी दिया हुआ। चलिए, हो गया। इसी सब को आपको फॉर्म में निकाल के दिया है। इक्वेशन आपको ये प्रूव करके दिया है, तो आपको प्रूव करने तो आएगी नहीं, बोर्ड वाले बच्चों को आती है बट नीट वाले बच्चों को प्रूव करने थोड़ा ना आएगी। और यही है इक्वेशन जो मैंने लिखवाया है, एच डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस हाइट है और इसका एच इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का हाइट है माइनस बी बाई यू। ये सब समझ आ गया। चलिए, कुछ क्वेश्चंस है जो आप क्वेश्चन करिएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पक्के से करिएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो इनसाइड क्वेश्चन तो मैं बोलूँगी, प्रेफर करूँगी कि आप 100% ही कर लो, बाकी कोई करो ना करो, इसके तो कर लो, क्योंकि कभी कभी होते हैं ना कि इसी बार है डायरेक्ट पूछ देते हैं। ये तो क्या बोलते हैं आपको, तो इसके तो नंबर भी चेंज नहीं करते, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी चेंज नहीं करते, सीधे न्यूमेरिकल्स एज इट इज़ आपको छाप देते हैं। इतने ज़्यादा इजी कर दिए हैं अभी, ठीक है। चलिए, समझ गए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। अब देखो, अब हो गई, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसके बाद सीधे हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। सो अब हमें आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। चलिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन है, देखो यहाँ पे मैंने इसका फिगर बनाया है। देखो ये है मीडियम वन, म्यू1 इज इक्वल टू मीडियम वन, म्यू2 इज इक्वल टू मीडियम टू, ठीक है। तो म्यू1 है, इससे इंसिडेंट रे, मतलब म्यू1 पे आपका इंसिडेंट रे डाल रहे हो तो आर है, यहाँ पे है जो रिफ्रैक्टेड रे बन रही है, ठीक है। अब यहाँ देखो म्यू1 साइन 1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन R2, मीन्स म्यू1 साइन आई, ये साइन 1 है मतलब थीटा 1 है, या ये थीटा 2 है, तो यहाँ पे साइन आई बाई म्यू इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। म्यू टू 1 इज इक्वल टू होता है इसका मतलब म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। ये वेलोसिटी मैंने पहले बताया है कि आप म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जैसे कि यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी, वेयर सी इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट और वी इज इक्वल टू नॉर्मल वेलोसिटी जो दी हुई है मीडियम की वेलोसिटी, ठीक है। इसको लैम्डा के फॉर्म में भी कभी कभी दे देता है, तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लैम्डा मीन्स लेंथ, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलिए, समझ आ गया यहाँ तक। चलो, यही है एनसीईआरटी में, बस यही है। इसी को आपको पूरा का पूरा लेंथी करके पूरा आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ोगे तो आपको बेसिकली सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अब है एपरेंट डेप्थ। चलिए, ठीक है। देखो, अब इसमें देखना है एक एपरेंट डेप्थ। चलिए, ठीक है। सो देखो, अब देखो एपरेंट डेप्थ क्या होता है कि जैसे कि आप किसी भी पॉन्ड या तालाब, या फिर सबसे बड़ी एग्जांपल जो आप ग्लास में कॉइन रख दो, एक शीशे की ग्लास में आप कॉइन रख दो। कॉइन को रखने के बाद क्या करो कि आप उसको बाहर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ना वो कॉइन आपका बेस पे रहता है, एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट वो बेस पे रहता है, लेकिन आपको लगेगा ना थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो ही हमारी होती है एपरेंट डेप्थ, उसी को बोलते हैं, ठीक है। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू होती है हमारी एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू। जितनी हमारी एक्चुअल डेप्थ होती है उसको म्यू से डिवाइड कर देंगे। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जैसे कि रिफ्रैक्टिव कॉइन वाले कहानी में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, तो जितनी वैल्यू आएगी वो हमारी एपरेंट डेप्थ होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने बनाया है कि एक हमारी बर्तन है, कोई भी ले लो, उसके अंदर हमने कॉइन, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर हमने कॉइन रख दिया, कॉइन बेस पे है, लेकिन हमें दिखता है क्या है कि बॉटम या बॉटम से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। जैसे कि ये हमारी ये बॉडी हो गई हमारी एपरेंट डेप्थ, ये एक्चुअल डेप्थ हुई और ये हमारी एपरेंट डेप्थ हुई, ठीक है। सो याद रखिए। अब आई आर द मोस्ट सेंसिटिव, जो आईज हमारी आंखें होती है वो मोस्ट सेंसिटिव होती है फॉर येलोइश ग्रीन कलर, येलोइश ग्रीन कलर होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसकी में अप्रोक्स वेवलेंथ होती है इसकी 555 नैनोमीटर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया बिकॉज एनसीईआरटी में दी हुई थी, ठीक है। बाकी आपको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा ये है नहीं। चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ देख लो, अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको देने के लिए लिख दिया है, बट मैं यहाँ पे समझाऊंगी नहीं बिकॉज ये आप देख के आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन सब बुक में दिए रहते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो, ठीक है। सो देखो, एक क्वेश्चन ये भी है, देखो यहाँ पे भी एपरेंट डेप्थ है, बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट है एट
डेंसर मीडियम, मतलब अब बोला जा रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, डेंसर मीडियम में है। एंड वी सो फ्रॉम रेयर मीडियम, मतलब ये नॉर्मली जो हम ग्लास वाली जो मैंने एग्जांपल दिया उसका कहानी दिखा रहा है। तो उसके कहानी के लिए आपका क्या है, d/μ होगा, ठीक है। ये भी चेंजेस होती है, अपने डेप्थ निकालने का फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मली जैसे कि आप अगर रेयर मीडियम में हो, आप बाहर से देख रहे हो ग्लास के अंदर, तो उसके लिए क्या है कि कोइन को, तो इसके लिए आपका एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला d/μ होगा। और नॉर्मल शिफ्ट, एक शिफ्ट होती है कि कितना चेंज हुआ, शिफ्ट का मतलब ये वाली डायरेक्शन की इतना, ये वाली है यहाँ से यहाँ तक की जो आपको पूछा जा रहा है, ये शिफ्ट हो तो इसको शिफ्ट बोलते हैं, तो इसको शिफ्ट लिख लीजिए। तो ये शिफ्ट है, तो शिफ्ट इज इक्वल टू होता है डी, टोटल डी में से आप μ/d को डिवाइड कर माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया d इज इक्वल टू 1 माइनस d/1/μ, ठीक है। लेकिन अब देखो दूसरा केस में कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेयर मीडियम, बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में से है, लेकिन आप देख कहाँ से रहे हो, डेंसर मीडियम से। मीन्स ये कहानी कौन सी है, मछली वाली, चिड़िया और मछली वाली, कि मान लो मछली है जो बाहर के चीज़ों को देख रही हैं, तो उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, उसमें म्यू से डिवाइड हो जाएगा, म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस याद रख लो कि रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हैं तो उसके में म्यू से उसका जो एपरेंट डेप्थ निकालते हैं तो म्यू से डिवाइड करते हैं, और जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देखते हैं तो उसको हम म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये वाला याद रखिएगा। चलिए हो गया, चलो उस पर एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देख लो, आप सॉल्व कर लेना, अगर नहीं हो तो मैं नेक्स्ट में आपको इसका समझा दूंगी। देखो ये क्वेश्चन है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब टोटल रिफ्लेक्शन इंटरनल वाला पढ़ना है, और उसके बाद कुछ थोड़े बहुत पढ़ना है, उसके बाद हम लोग लेंस पे जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, चलो आज के लिए इतना ही, चलो ओके बाय।